नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग की तैयारी को देखते हुए आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हमें एक उत्साह मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस प्रैक्टिस सेट में 40 साहित्य से प्रश्न रहेंगे और 40 व्याकरण से रहेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी जंक्शन के माध्यम से 3.0 में भी लगभग 500 बच्चों ने सफलता पाया है, जो किसी न किसी बहाने हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, जिसमें 150 मैसेज किए हैं, अपना फ़ोटो भी भेजे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों से हिंदी जंक्शन के बारे में खुद पता कर सकते हैं और सफलता का राज जान सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हिंदी जंक्शन से जुड़िए और अपना जो है सफलता प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है अभ्यास सेट 13। ये जो है अभ्यास सेट 13वां है। 12 अभ्यास सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल हिंदी जंक्शन पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अभ्यास सेट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। और साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4.0 का 24 जो है लेक्चर भी बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसे भी आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन टॉपिक बाय कर सकते हैं। आगे और भी जो टॉपिक है उसका क्लास करवाया जाएगा और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो इस बार हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं लगभग, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 के किसी भी वर्ग के, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, यानी 6 से लेकर 12th तक हिंदी के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें साहित्य से भी प्रश्न रहेंगे, काव्य शास्त्र से भी रहेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी रहेंगे और व्याकरण से भी रहेंगे। तो सारे टॉपिक से यहाँ प्रश्न दिया जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का टीचर यानी टीजीटी पीजीटी, जैसे केवीएस हो गया, राजस्थान टीचर हो गया, दिल्ली टीचर हो गया, झारखंड टीचर हो गया, उत्तर प्रदेश टीचर हो गया, किसी भी टीचर का आप तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट का ही क्यों ना हो, तो उसके लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ बताया गया है। तो आप उसका भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से उसका भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इन सभी दृष्टि से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। इसमें 5 विकल्प रहेंगे बीपीएससी के अनुसार, क्योंकि मेन टारगेट मेरा बीपीएससी ट्री 4.0 है। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ के रूप में। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 1 का कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पीडीएफ सेंड किया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और तैयारी को बेहतर कीजिए। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों अब जो है अब जुड़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ बिना देर करते हुए। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 13, ये 13वां अभ्यास सेट है। 12 अभ्यास सेट अभी तक आप लोगों को करवाया जा चुका है।
अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। ये 13वां अभ्यास सेट है और इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो 5 विकल्प वहाँ रहेंगे और पाँचों विकल्प को अच्छे से विचार करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग प्रश्न को गलत करके चले आते हैं, जिससे 1-2 नंबर से मेरिट नहीं बनता है, तो ज़िंदगी भर अफसोस रहता है, बहुत अफसोस होता है। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा गलती आप लोग नहीं करें और अपना जो है एक एक नंबर को महत्वपूर्ण करते हुए अपना मेरिट बनाइए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, सूरदास के मृत्यु पर किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछुरेना हो सो रेऊ। तो ये बात जो है किसने कहा था, ये जो बात है वो किसने कहा था आपको बताना है। तो ये जो बात कही गई थी विठल नाथ के द्वारा कही गई थी। विठल नाथ ने सूरदास की जब मृत्यु हुआ था तो उन्होंने ही कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है दे दो। यानी अब देखिए यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। और दूसरी बात है कि इन्हें जो है वात्सल्य रस का जो है सम्राट माना जाता है और इनकी रचना है भ्रमर गीत, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है कृष्ण भक्त कवि थे। तो इतनी बातें यहाँ निकल कर आई हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर विठल नाथ थे, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी है, ये जो है पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। 3.0 में ये पूछा गया था पीजीटी बिहार में। तो इसकी जो संख्या है 84 है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए सिद्धों की संख्या 84 माने हैं और नाथों की संख्या ये जो मानते हैं वो 9 माने हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और रामचंद्र शुक्ल जो है वो भाव पे जो है बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जिनकी रचना है चिंतामणि इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो 1929 में आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत ही जो है बेहतरीन हिंदी साहित्य का ऑथेंटिक प्रमाणिक बुक माना गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति के अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है। यानी ये जो कथन सूरदास के बारे में लिखा गया है वो किसका कथन है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। इन्होंने ही ये बातें कही है। अब विद्यापति आते हैं। तो विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं, आपको ध्यान में रखना है। और मैथिली भाषा के जो है कवि हैं। किस भाषा में लिखे हैं, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। इनकी रचना है कीर्तिरता और कीर्ति पताका, इनकी प्रसिद्ध रचना है जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है आपको बतानी है। तो नाटक जारी है, इसके रचनाकार जो हैं लीलाधर जागुरी हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। नाटक जारी है इन्हीं का जो है काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का समय कब से कब तक माना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। तो उत्तर मध्यकाल का बात किया है, यानी रीतिकाल का बात कर रहा है। अब देखिए आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 संवत, ये ध्यान में रखिएगा,
समवत में इन्होंने माना है। यानी समवत में अगर 57 बरस आप घटा दीजिएगा तो ईस्वी सन हो जाएगा, और ईस्वी में अगर 57 बरस जोड़ दीजिएगा तो समवत हो जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए रीतिकार को रीतिकार किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकार को अलंकृत कार जो है मिश्र बंधु कहते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हैरत पार की गयंद गृह ग्राम चारु आखर रगाए तेत राखन के सामा हो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो पद्माकर की पंक्ति है। विकल्प ख सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है TRE 1 में पूछा गया है और UGC नेट में भी पूछा गया है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। अब पद्माकर जो हैं वो ऋतु और पर्व त्यौहार पर ज़्यादा कविताएं लिखे हैं। तो ऋतु और पर्व का जहाँ भी बात आएगा तो पद्माकर का नाम लिया जाएगा। अब देखिए मतीराम है, चिंतामणि है, तो दोनों रीतिकार के कवि हैं और पद्माकर भी रीतिकार के कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है आपको बतानी है। तो देखिए आग और राग का कवि जो कहा जाता है वो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी को हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इतनी बातें ध्यान में रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, चाह नहीं मैं ईश्वर बालक गहनों में गुथा जाऊं। तो पुष्प की अभिलाषा इन्हीं की कविता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, यानी जो 1912 में प्रकाशित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यानी कौन से नाटक किस नाट्य में शैली में लिखा गया है आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए आता है चंद्रवरी, तो ये नाटिका है। भारत दुर्दशा जो है ये नाट्य रासक है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का एकांकी है। करुणालय जो है गीति नाट्य है। तो चंद्रावली या भारत दुर्दशा जो है दोनों के रचनाकार भारतेंदु हैं, और एक घूंट और करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? राहों का अन्वेषी किस सप्तक की भूमिका में कहा गया है आपको बताना है। तो राहों का अन्वेषी जो प्रयोगवादी कवियों को कहते हैं तो अज्ञेय कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अज्ञेय जो है प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। उसके बाद जो है तार सप्तक जो है उसके भूमिका में ये दिखते हैं, यानी तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा का जो है 1951 में हुआ था और तीसरा का 59 में हुआ था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, जिसके प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को स्थान दिया गया था। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ जो रीतिकालीन ग्रंथ है उसके रचनाकार के साथ सही सुमेलित आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो चिंतामणि की है। रसराज किसकी है? तो मतीराम की है। इश्कनामा किसकी रचना है? तो बोधा का है। जगत विनोद किसका है? तो पद्माकर का है। तो अगर आप मिलान कर रहे हैं तो आपको ग सही नज़र आ रहा होगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। अब तीनों के तीनों जो है रीतिकालीन कवि है। यहाँ चारों जो कवि हैं रीतिकालीन कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नहीं ते काह छार भरी मुट्ठी। यह पंक्ति किस पुस्तक से दी गई है? आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं वो किस पुस्तक से दिया गया है। तो ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार के बारे में सबसे पहले तो ये जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुने हैं, उन्हीं की रचना है और उनकी पुस्तक है पद्मावत। तो पद्मावत से एक दिया गया ये पंक्ति है, यानी जब अलाउद्दीन जाता है और पद्मावती जब अपने आप को अग्नि में जो जला देती है और उसको हासिल नहीं होती जिंदा, तब ये कहती है कि मानुष का जो है एक जो है प्रेम जो है बैकुंठी है, अब अंत में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक भर मुट्ठी भर जो है राख मिलता है। अब देखिए कामायनी, तो ये प्रसाद की रचना है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस में 7 कांड है, पीजीटी में पूछा गया था। कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा है आपको बताना है। तो वीरगाथाकार कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब आदिकाल को आदिकाल किसने कहे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल नाम दिए हैं, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? यानी छायावाद के संबंध में ये जो कथन कहा गया है वो किसका कथन है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है आप सभी को पता होनी चाहिए, राम कुमार वर्मा की ये कथन है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साकेत के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ देखिए सही नहीं पूछा है, तो देखिए साकेत या कुल जो है 12 सर्गों में विभक्त है, बिल्कुल सही बात है। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बिल्कुल सही बात है। यह नायिका प्रधान महाकाव्य है, तो बिल्कुल सही बात है। तो तीनों की तीनों बातें सही है और इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ स्थापना किया हुआ है और उसके बाद तर्क दिया हुआ है। अब ये दोनों के आधार पे आपको विकल्प चुनना है। तो स्थापना यहाँ कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को अंग्रेजों ने जब्त कर दिया था, और उसके बाद में तर्क है यह रचना राष्ट्र प्रेम से संबंधित है। तो दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही बात यहाँ की गई है, क्योंकि जब्त किया था भारत भारती को, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचना था। तो दोनों को दोनों सही, यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। TRE 1 में इसी तरीका के प्रश्न पूछे गए थे, तो हो सकता है 4.0 में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सके। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस आधार पे। तो आपके स्तर का ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और एक एक प्रश्न पर हम विचार करते हुए आपको उपलब्ध करवाते हैं, और बहुत सरल प्रश्न भी देते हैं और कठिन भी देते हैं। यानी आपका जो तैयारी है जूनियर TGT से लेके UGC नेट लेवल पे की जा रही है, तो कठिन प्रश्न भी पूछेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और हर के प्रश्न भी पूछेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यानी सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी है, यानी राजस्थान की बोली कौन सी है आपको बतानी है। राजस्थानी बोली कौन सी है आपको बतानी है। तो देखिए विकल्प आप देखिएगा तो अवधी है, तो ये जो है पूर्वी हिंदी का है। बघेरी भी पूर्वी हिंदी का है। कोरबी जो है पश्चिमी हिंदी का है। यानी आप देख रहे हैं कि राजस्थानी का कोई भी नहीं है। तो प्रश्न को पहले पढ़िए, अच्छा से समझिए, उसके बाद टिक लगाइएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए जो प्रश्न सेट करते हैं बनाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग जो है सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यानी कौन सा अनुक्रम सही है आपको व्यवस्थित करना है। तो एक एक रचना को आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा कि कौन सी रचना पहले आएगी। तो वहाँ देखिए सबसे पहले जो है रेणुका आएगा, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। उसके बाद आएगा हुंकार, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। उसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। उसके बाद आएगा उर्वशी, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है रश्मिरथी, जिसका प्रकाशन 1952 में होता है। तो उर्वशी के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है अज्ञेय का है और ये प्रयोगवाद में ये चीज़ लिखते हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य में युत्सावादी कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? युत्सावादी कविता के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में किसे माना जाता है आपको बताना है। तो सरभ श्रीराम को माना जाता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन बोली वर्गों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कौन सा क्षेत्र किसका है सुमेलित आपको करना है। तो देखिए कुमाऊनी जो है वो अल्मोड़ा का है। अवधी जो बोला जाता है वो आप देख रहे हैं मिर्ज़ापुर में बोला जाता है। बघेरी जो बोला जाता है वो आप देखिए मिलान कर रहे हैं तो जबलपुर में बोला जाता है और भोजपुरी देवरिया में बोला जाता है। तो अगर आप मिलान किए हैं तो सही आपको लग रहा होगा विकल्प ख सही हो जाएगा। अब अल्मोड़ा में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि का जन्म हुआ था जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, उनका नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हमें एक उत्साह मिल सके। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली आपको बतानी है। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलती है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी जो है उसका आधार क्या है? तो खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में माना गया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किनकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद का है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कामायनी से दिया गया पंक्ति है जिसका प्रकाशन 1935 में होता है और इसमें 15 सर्ग हैं, ये ध्यान में रखना है। और पहला सर्ग जो है चिंता होता है और अंतिम सर्ग जो है आनंद होता है, यानी चिंता से लेकर आनंद तक पहुंचता है। तो इतना बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है जो संस्थापक सदस्य नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है। तो देखिए इसका संस्थापक में बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र तीनों के तीनों थे। और इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? यानी मैथिली जो भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए मैथिली को राजभाषा में के जो यानी संविधान के 8वें अनुसूची में कब मान्यता मिला, तो 2003 में मिला है। और मैथिली किस बोली के अंतर्गत आता है, तो बिहारी हिंदी उपभाषा है उसी के अंतर्गत ये आता है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी को देवनागरी में लिखा जाता है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास जो है वो मंगलसूत्र है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था 1940 ईस्वी में, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 वर्ष का समय किसका प्रसिद्ध कहानी है, 11 वर्ष का समय किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बताना है। तो ये जो कहानी है रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो है 1903 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1903 में रामचंद्र शुक्ल जो है कहानी लिखते हैं 11 वर्ष का समय, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है, तो प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है आपको बतानी है। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रिय प्रवास के रचनाकार है अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और जो हम नोट्स प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसको बनाइए और यहाँ रिवीजन भी कीजिए। यहाँ आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको वीडियो भी देखना है और वहाँ PDF भी पढ़ना है। संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए, जो संप्रदाय हैं उसको वहाँ सुमेलित करने हैं। तो अद्वैत संप्रदाय के शंकराचार्य हैं, सबसे पहले आ गया। उसके बाद द्वैत के जो हैं माधवाचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद के जो हैं निम्बार्काचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रभाचार्य हैं, यानी 31 का सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीर के कितने शब्द यानी पद संकलित हैं, आपको बताना है कि गुरु ग्रंथ साहिबा जो हैं उसमें कबीरदास के कितने पदों को वहाँ संग्रहित किया गया है। तो आपको पता होनी चाहिए गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीरदास के 224 पद को संकलित किया गया है, यानी विकल्प ग सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांकी की टेक्निक का एक घुट में पूरा निर्वाह है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। ये जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है डॉक्टर नागेंद्र का है। डॉक्टर नागेंद्र लिखते हैं कि एकांकी जो टेक्निक होना चाहिए एक घूंट में पूरी तरह है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अब एक घूंट के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं, ये एकांकी है, यानी इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है आपको बताने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंद को माने हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है, यानी कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है आपको बतानी है। तो देखिए ये जो कहा जाता है वो गोदान को कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब विकल्प ग सही हुआ तो गोदान क्या है, तो उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1936 में होता है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं। और मेरा आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है जिसका प्रकाशन 1954 में होता है।
गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का है, जिसका प्रकाशन 1928 में होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वियोगी हरि जी का है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यंत्र रोग से तंत्र रोग तक किसका यात्रा वृत्तांत है? यानी ये जो यात्रा वृत्तांत है वो किसका है आपको बताने हैं। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का जो है यात्रा वृत्तांत है, यंत्र रोग से तंत्र रोग तक, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा रचना शांति प्रिय द्विवेदी का है? यानी शांति प्रिय द्विवेदी का कौन सी रचना है आपको बतानी है। तो देखिए, कवि और काव्य, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, ये तीनों की तीनों रचनाएं शांति प्रिय द्विवेदी का है। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न निबंधों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी ये जो निबंध है उसके रचनाकार के साथ सुमेलित आपको करना है। तो देखिए, समय और हम जैनेन्द्र का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसका सही आंसर विकल्प ख आ रहा होगा। बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये 13वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप 12 प्रैक्टिस सेट में कोई नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं, चैनल पे दिया हुआ है, सारा देख सकते हैं। और इसी तरह जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे और बीच बीच में क्लास भी एक दो दिन करते रहेंगे, ताकि सब एक साथ चलते रहें। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं निराला का है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये जो अपनी सरोज स्मृति जो लिखते हैं पुत्री के मृत्यु पे, उसी में अपने दुख का जो है वर्णन किए हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज जो है साहित्य का प्रश्न 40 था, उसका किए। अब हम लोग व्याकरण के प्रश्न को भी देखते चलते हैं। चंद्रभार में कौन सा समास की योजना है? तो चंद्रभार में जो है, यानी चंद्र है भार पे, यानी बहुविधि विशेष अर्थ दे रहा है, तो जो है बहुविधि समास हो जाएगा, विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक में कौन सा प्रत्यय है? पारिवारिक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन तद्धित प्रत्यय है? निम्न में कौन तद्धित प्रत्यय है आपको बताने हैं। तो देखिए, शत्रुता, वीरता और गुरुत्व तीनों जो है तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध है? निम्न में जो है कौन शुद्ध है आपको बताना है। तो योगी राज आपको कैसे लिखा जाता है उसको देखना है। तो योगी राज इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सकर्मक क्रिया है आपको बताना है। इनमें कौन जो है सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया का बात अगर किया गया है तो विपदा मुझे घबराती है, ये जो है सकर्मक क्रिया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए, दया, गोत्र, सिद्धि, तीनों के तीनों जो है तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन पुल्लिंग है आपको बताना है। इनमें कौन जो है पुल्लिंग शब्द है? तो देखिए, समाज पुल्लिंग शब्द है, बाकी समिति और मंडली दोनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में कितना होता है सही कमेंट करके बताइएगा। महर्षि का संधि विच्छेद है, तो महर्षि का संधि विच्छेद जो होगा महाजोल ऋषि होगा, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा गुण स्वर संधि है?
तो गुण स्वर संधि, अगर संधि वाले टॉपिक आप मेरा पढ़े होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा। महेंद्र, चंद्रोदय, महोत्सव, तीनों के तीनों जो है गुण स्वर संधि है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन ऊष्म व्यंजन है, आपको बताना है इनमें कौन ऊष्म व्यंजन है। तो हम आपको बताए थे तदाबिसा, मूर्धन्यसा, दंडसा और हा, चार जो है ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए चार में जो है तदाबिसा आ रहा है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो प्रसून मतलब भी पुष्प होता है, सुमन मतलब भी होता है, द्रुम मतलब पुष्प नहीं होता है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द है, तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है आपको बतानी है। तो इसका जो विलोम शब्द है कृत्रिम, यानी जो मानव निर्मित हो, तो प्रकृति यानी जो प्रकृति सृष्टि के द्वारा बनाया गया हो, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करम तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ है, तो करम तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बतानी है। तो करम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बढ़िया लिखना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य है, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बतानी है। तो यह कहना आपकी भूल है, चरखा काटना चाहिए, इसमें शुद्ध वाक्य जो है वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चरखा काटना नहीं, चरखा चराना चाहिए, यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपका भूल है, ये होना चाहिए, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है सम उपसर्ग से नहीं बना है आपको बताना है। तो स्वागत जो है सुर उपसर्ग से बना हुआ है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कम बोलने वाले को कहा जाता है, क्या बोला जाता है कम बोलने वाले को आपको बताना है। तो अल्पभाषी बोला जाता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो संयुक्त क्रिया का जो प्रयोग हुआ है, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आ जाओ, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरनी और तरनी का सही अर्थ भेद है, तो ये तरनी और इस तरनी में दोनों में क्या अर्थ भेद है, किसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो ये तरनी मतलब होता है नाव और ये तरनी मतलब होता है सूर्य, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता। रोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता आपको बताना है। तो लिंग का परिवर्तन होता है, वचन का होता है, क्रिया का, सभी का परिवर्तन होता नहीं पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राग किस विभक्ति कारक चिन्ह है। तो ये जो कारक चिन्ह है, तो ये किसी का कारक चिन्ह नहीं है, ऐसा ही प्रश्न दिया गया था, TRE 1 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, जिसका सही आंसर है जो विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपको बतानी है। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी एक से अधिक जहाँ भी सही हुआ तो विकल्प घ सही हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो आपको पता है एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आप पढ़े होंगे अधिकरण में पर, तो अधिकरण जो है में पर का बोध करवा रहा है, तो इसका सही जो है कारक चिन्ह अधिकरण हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द क्या है आपको बताने हैं। तो देखिए तत्सम शब्द जो आया है आप देख रहे हैं, बच्चा तत्सम शब्द नहीं है, पुष्प है, चौराहा भी तत्सम शब्द नहीं है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या है आपको बतानी है। तो देखिए निरपराध भी गलत है, प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक होनी चाहिए, और महत्व भी ऐसे नहीं दिखाएगा,
तो निरपराध में निरपराध नहीं तो निरा यानी निरपराध होना चाहिए, निरपराधी। यहाँ प्रमाणिक में प्रामाणिक होना चाहिए, प्रमाणिक। महत्व जो है और वह जो है अतः जो होगा पत्ता वाला ता होगा महत्व। तो ये तीनों के तीनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प होगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो उत्कृष्ट जो शब्द है उसका विपरीतार्थक क्या है? तो उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है आपको बताना है। किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी नहीं, किसी आदमी को भेज दो, ये गलत है। हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे, ये भी गलत है। यहाँ देखिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। कविता स्त्रीलिंग प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का पर्यायवाची शब्द जीवन भी होता है, अमृत भी होता है, पानी भी होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कहीं कहीं जीवन भी देता है, अमृत भी देता है, पानी भी, सब हो जाता है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न 69 से 74 के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, यानी इसको पढ़िए और इसका जवाब देते हुए आंसर दीजिए। तो रतन और अजय एक ही स्कूल के छात्र थे। सबसे पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ रहे हैं। रतन गरीब और अजय धनी। रतन गरीब होकर भी पढ़ने में तेज था। सभी शिक्षक उसके व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। इसके विपरीत अजय बहुत नटखट था। पढ़ने के बदले खेलने कूदने और बदमाशी में अधिक मन लगाता था। रतन और अजय दिल्ली दोस्त थे, यानी दिल्लगी दोस्त थे। इसीलिए रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए सलाह देता था। अजय शिक्षकों की बात नहीं मानता था। एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। रतन ने दौड़कर अजय को रोकना चाहा, इतने में ही एक मोटर कार के नीचे वह गिर गया। अब देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो गद्यांश का नियम है, जैसे कहता है वैसा ही आंसर देना है, अपना मन से कुछ नहीं जोड़ना है। तो रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा? तो इसका जो है आप लोग पढ़िए विकल्प और जवाब दीजिए। तो रतन अजय से प्यार करता था? जी नहीं। रतन और अजय एक ही स्कूल में पढ़ता था, ऐसे दौड़कर क्यों रोका, कारण पूछ रहा। तो एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था, इसलिए रोकने के लिए चाहा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आप बनाइएगा तो आपका एक भी गलत आंसर नहीं होगा। आप पहले समझिए, उसके बाद टू द पॉइंट आंसर दीजिए। रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था? तो सलाह क्यों देता था आपको बतानी है। तो दिल्ली दोस्त होने के कारण, यानी दिल्लगी दोस्त होने के कारण विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई भी नहीं था, एक स्कूल में पढ़ने के कारण ऐसा नहीं कहा है। चलिए आगे देखते हैं। रतन कैसा छात्र था? तो रतन कैसा छात्र था? गरीब था, पढ़ने में तेज था। दो बातें कही गई है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। रतन और अजय आपस में क्या थे? तो देखिए, दोस्त थे, भाई थे, या दिल्लगी दोस्त थे? तो दिल्ली दोस्त थे, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे? तो क्यों प्रसन्न रहते थे? रतन की निर्धनता के कारण ऐसा नहीं कहा है। रतन के परिश्रमी होने के कारण ऐसा भी नहीं कहा है। रतन के व्यवहार के कारण, जी बिल्कुल, व्यवहार के कारण सभी लोग जो है उससे प्रसन्न रहता था। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अजय किस काम में अधिक मन लगाता था? तो अजय जो है किस काम में अधिक मन लगाता था? तो लड़ने झगड़ने और बदमाशी करने में। तो यहाँ देखिए सिर्फ झगड़ने दिया है, तो ये ऐसा नहीं कहा गया है। तीनों एक साथ रहता तो हो जाता, लेकिन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे भी गद्यांश दिया हुआ है। तो टीजीटी में लगभग 4 गद्यांश पूछा जाता है और पीजीटी में भी 2-3 पूछे जाते हैं। तो गद्यांश जब भी बनाइए तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, जो कहता है वही आंसर देना है।
अपने मन से या बेफाजूल का बात उसमें नहीं देना है, अगर है तो विकल्प गलत है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा तो कभी भी सही होगा। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। शिवाजी भारत के महान वीरों में से एक थे। उनका उद्देश्य महाराणा प्रताप के उद्देश्य से भी उच्च था। वे अपने कार्यों में सफल रहे। वे केवल वीर ही नहीं बल्कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने लोगों में एक राष्ट्र की भावना भर दी और मराठा राज्य की स्थापना की। वे कट्टर हिंदू थे तो भी दूसरे धर्म और संस्कृति का आदर करते थे। उनके अच्छे गुणों के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे। हम लोग को उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। अब जो है इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे? तो शिवाजी वीर होने के साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, ये चर्चा किया गया है। श्रेष्ठ विचारक, कुशल सम्राट, ऐसा चर्चा नहीं, तो विकल्प क सही हो जाएगा। यानी जो गद्यांश पे चर्चा किया गया है उसी को आपको आंसर करना है। अगर चर्चा नहीं किया है और चाहे वो उनके पास कितना कुछ ना हो उसके बारे में नहीं सोचना, जो चर्चा है उसी का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी थी? तो एक राष्ट्र की भावना भर दी थी, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिवाजी कौन थे? तो शिवाजी भारत के एक महान वीरों में से एक थे, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाए। पराक्रमी योद्धा ऐसा नहीं चर्चा किया। भारत का महान सम्राट ऐसा भी चर्चा नहीं किया है, जबकि हम लोग जानते हैं इतिहास में कि ऐसा थे, लेकिन आप देख रहे हैं गद्यांश में चर्चा नहीं किया है, तो गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे? तो लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे आपको बताना है। उनकी वीरता के कारण ऐसा नहीं कहा गया है, कट्टर हिंदू के कारण ऐसा नहीं है, उनके अच्छे गुणों के कारण ऐसा सब जो है चर्चा किया गया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ है। राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? तो वह नीति जिससे राज्य का संचालन हो, ऐसा नहीं। वह नीति जिससे शासन का संचालन हो, ऐसा नहीं। राजनीति से संबंधित नीति, तो राजनीति से संबंधित जो अर्थ है उसके बारे में कोई चर्चा फ्रेज में नहीं किया है, तो इसमें से कोई नहीं हम लोग मार के चलेंगे। वह नीति जो जिस नीति के तहत राजा यानी राजनीतिज्ञ का जो परिभाषा दिया गया है उसका चर्चा कभी नहीं किया गया है फ्रेज में, तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है? यानी जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या होना चाहिए आपके अनुसार, सही शीर्षक क्या हो जाएगा? तो देखिए, वीर शिवाजी के जीवन और कार्य के बारे में कार्य कहा गया है। तो शिवाजी की राष्ट्रीय चेतना ऐसा बात नहीं है। शिवाजी का जीवन, हाँ जीवन के बारे में, उनके व्यवहार ये सब के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये सही है। शिवाजी का पराक्रम ऐसा नहीं, पराक्रम का भी नहीं, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को अभ्यास सेट जो है करवाया है 13वां, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इस अभ्यास सेट में 80 प्रश्न में कितना सही किए हैं हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करवाया जा रहा है। टॉपिक वाइज भी, प्रैक्टिस सेट भी, प्रीवियस सेट भी करवाया जाएगा, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई की पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं। मेरा जो है क्लास ही काफ़ी है आपकी तैयारी के लिए। आप इसे अच्छे से करिए, 2-3 बार करिए, तो आपका रिजल्ट लगभग हो जाएगा। क्योंकि लगभग TR3 में 400 से 500 बच्चों ने सफलता पाया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिर्फ हिंदी में है। तो एक छोटे चैनल के लिए, छोटे संस्थान के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत मायने रखती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़िए और अपनी सफलता पक्का कीजिए। अगर आप BPSC 4.0 का हिंदी का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे 249 रुपया फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उपलब्ध करवा देंगे। पेपर 1 के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप
जुड़िए और जो है PDF डाउनलोड करके भी अध्ययन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए व्याकरण का टॉपिक दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आप हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, हम यही कामना करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बताइए। और जिन छात्रों को मेरे चैनल के माध्यम से रिजल्ट हुआ है, हम उनसे यही जो है कहेंगे कि आप लोग जो है आने वाले जो बच्चे हैं उनको मेरे चैनल के बारे में सलाह दीजिए और बताइए ताकि कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे साथ इतना देर तक 1 घंटा लगभग बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहीं से ही तैयारी करते रहें, मार्गदर्शन मेरा मिलता रहेगा, हिंदी जंक्शन आपको सहयोग करता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का इस अभ्यास सेट में कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।